टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। द मॉर्निंग स्टार में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी इबादतें कबूल फरमाए, यही हमेशा हमारी दुआ होती है आप सब के लिए। एक बहुत ही खूबसूरत शेर है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। दिल में खुदा का होना लाजिम है, दिल में खुदा का होना लाजिम है, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। ये कितनी खूबसूरत बात है। हम लोग बहुत सारे हमारी जो आगे पीछे के लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जिन लोगों को हम जानते हैं, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे, हम उनको हमेशा ये तरबियत देते हैं कि भाई हमेशा से रिलीजियस रहो, अल्लाह ताला को याद रखते रहो और हमेशा अल्लाह ताला के अहकामात पे पूरे उतरो। कहीं कहीं मुझे लगता है भूल चूक हमारी हो जाती है अपने बच्चों को हुकूकुल इबाद सिखाने में, कि हम लोग बाकी लोगों से, बाकी इंसानियत के साथ किस तरह बिहेव करें। कल मैं एक छोटी सी वीडियो देख रहा था इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पर एक वालिद साहब अपने बच्चे को कुत्ते को पत्थर मारना सिखा रहे थे कि देखो अगर तुम ये कुत्ता बैठा हुआ है, तुम इस तरह मारोगे तो उसके सर पे लगेगी और इस तरह मारोगे तो उसकी दुम पे लगेगी। और मुझे एक अफसोस की बात यह है कि ये कोई जाहिल तबके के वालिदैन नहीं थे, एक अच्छे पढ़े लिखे तबके के थे, एक अच्छे बड़े घर के थे और उनका ये रवैया एक स्ट्रे डॉग के साथ था। तो मुझे सिर्फ इस बात का एहसास हो रहा था कि अब इतनी छोटी सी उम्र में अपने छोटे से बच्चे के अंदर इंसानियत का जज्बा बेदार करने की बजाय उसको आप जानवर बना रहे हैं कि एक मासूम से जानवर को, जो एक बेज़बान जानवर है, उसको पत्थर मारो और वो बैठ के बाकायदा निशाना लगा लगा के उस कुत्ते को पत्थर मार रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ थी। अच्छा, फिर मैं तहकीक भी करता हूँ कि क्या ये वाकई पाकिस्तान की वीडियो है, तो ऑफ कोर्स वो वीडियो कराची की थी। और ये मुझे इतना अफसोस होता है कि पता नहीं, हम लोग हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, सोशल मीडिया को ब्लेम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमें अपने आप को ब्लेम करने का वक्त आ गया है काफ़ी हद तक। मेरे ख्याल से हम लोग शायद अपनी तरबियत जो हमें सिखाया गया, हम वही चीज़ आगे अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। और एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा मुवाज़ना करते रहना चाहिए कि क्या जो चीज़ें हमने सीखी हुई हैं वो इंसानी तौर पे, समाजी तौर पे बिल्कुल सही हैं। और आपको हमेशा से इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत ही ज़्यादा एक अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए, एक बहुत ही अथॉरिटी से अपने बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबली एक सही चीज़ सिखाएं। क्योंकि देखिए कल को वो पाकिस्तान का एक अटूट अंग बनेंगे, वो पाकिस्तान का एक शहरी बनेंगे, वो एक वालिद बनेंगे, वो एक वालदा बनेंगी। और उनके अंदर इंसानियत का जज्बा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो आने वाला वक्त होगा वो अभी से अगर हम उसकी ज़रा सी भी सोच रखते हैं तो आपको लगता है शायद महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा हो, शायद इंसानियत का जज्बा बहुत कम हो गया हो, लेकिन आप अपने तौर पर ये दिया यकीनन जला सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशों का सिलसिला जारी है। यूएई में बारिशें हो रही हैं, मतलब ये जो पूरा ख़ित्ता है इसके अंदर बारिशों का एक बहुत ही बेबाक सिलसिला जारी है, बेतहाशा बारिशें हो रही हैं। बलूचिस्तान के अंदर पानी के रेले हैं, सिर्फ आई थिंक बहुत ही लिमिटेड सड़कें हैं जो बाकी रह गई। काफ़ी ज़्यादा बलूचिस्तान है वो ज़ेर आब आ चुका है। कराची में स्कीम 33 है, वो बहुत ज़्यादा ज़ेर आब आ चुका है। अगर आपको हमारे पास फुटेज पड़ा हुआ है दिखाने के लिए, हम लोग दिखा सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये पानी दर पानी बहे चला जा रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, पूरी दुनिया में जहाँ पे सैलाबों का और बारिशों का एक लामतनाही सिलसिला चलता रहता है, वहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। आप तेज़ बारिशें, ज़्यादा बारिशें आने को हमेशा गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकते। एक चीज़ जो मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, किसी जहाँ पे एक कम्युनिटी, एक कंपाउंड में अगर आप रहते हैं जहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ रहती हैं, आप सब लोग थोड़े थोड़े पैसे जमा करके पानी निकालने का एक तरीका अपना सकते हैं। वेट मत कीजिए कि हेल्प आएगी, क्योंकि एक मार्केटिंग की एक टर्मिनोलॉजी है, व्हेन यू रन आउट ऑफ अपॉर्चुनिटी स्टार्ट क्रिएटिंग देम। इसी तरह अगर हम इसी फार्मूले को और जगह पे अप्लाई करते हैं कि देखिए अगर आपके लिए मदद नहीं आ रही तो आप अपनी मदद आप कीजिए, और ये एक सदका जारिया भी होता है हर तरीके का। और दूसरी चीज़ ये कि आप ख़ुद भी और औरों को भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने हमसायों को
प्रॉब्लम से निकालने में कामयाब होंगे। और जगह जगह अब तो देखें जिस तरह की ये कैलामिटीज़ आती हैं, जिस तरह ये नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं हमारे शहरों में, हमारे मुल्कों में, ये एक ऐसा मौका होता है कि ऑलरेडी एक जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, इन चीज़ों से बचने का जो मैकेनिज़्म होता है, जो कंपनीज़ होती हैं जो आपको इन चीज़ों से बचा सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। और इसी तरह की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि पानी निकालने का सड़कों से, ज़मीनों से और कंपाउंड से काम कर रही हैं। उनके नंबर्स इंटरनेट पे मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता करके अपने कंपाउंड्स को, अपनी गलियों को खुद खाली करा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट का इंतज़ार करेंगे कि कोई इदारा आएगा और पानी निकालेगा और आप कंप्लेंट्स करते रहेंगे, ये बिजली तो है नहीं कि अब वो आपको जाके कहीं से ऑन करानी पड़ेगी। पानी आपके कंपाउंड में है, अगर सब लोग मिलकर एक फोर्स बन के काम करें तो आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हम हमेशा आपको अपनी मदद आप करने का फॉर्मूला बताते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ जब आप करेंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन्स के अंदर अपनी मदद आप करने का जज्बा होगा और वो घर में आलसी मार के बैठे नहीं रहेंगे और कुछ ना कुछ करते रहेंगे। खैर, ये तो एक मजाक की बात ही ख़वातीन और आज के बहुत ही शानदार शो आपके लिए लाइनअप किया है। आप जानते हैं आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। हमेशा हम आपको एक मैसेज देते हैं कि पानी को बचाना चाहिए। जितनी भी बारिशें आजकल हो रही हैं, बारिशों का जो पानी है इसको सेव कीजिए अपनी गाड़ियों की सफाई के लिए, कंपाउंड की सफाई के लिए, अपने प्लांट्स के लिए। आप एक्चुअली कंटेनर्स में इसको सेव कर सकते हैं और ये जो पानी है ये वाकई आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। आज हमारे साथ आप सबके बहुत ही हरदिल अज़ीज़ डॉक्टर इमरानुल हक कल्याणवी साहब होंगे। वज़ाइफ की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने का तरीका हमें बताएंगे। अफ़ीफ़ा इमरान होंगी उनके साथ, वो हमें एक यूथ के जो इश्यूज़ होते हैं वो बताएंगी कि वो हम वज़ाइफ की रोशनी में जो यूथ है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकती है, किस तरह से अपने मसाइल का हल निकाल सकती है। शेफ़ मुनीज़ा होंगी जो कि एक शानदार सा कोई डिश बनाएंगी आपके लिए। और हम ख़ास तौर पे ये दिमाग में रखते हैं कि अभी बकरा ईद गुजरी है, गोश्त बहुत ज़्यादा पकाया है, कुछ लोगों के यहाँ गोश्त रखा हुआ होगा, बारिशों का भी मौसम है, तो कौन सी ऐसी डिश, कौन सी ऐसी क्यूज़ीन होगी जो आपके लिए अच्छी रहेगी। उसके साथ साथ ताहा मेमन साहब होंगे जो कि एक इन्वेस्टर, मेंटोर, फाउंडर हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ बिजनेसेस के। और सोनिया बाबर होंगी जो कि एक ट्रैकर है, पहाड़ों पे चढ़ती हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं। इनसे आपकी मुलाकात करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, लेते एक छोटा सा ब्रेक। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अभी आपने एक बहुत ही शानदार फुटेज देखी। रूपल पीक नांगा पर्वत के सामने है और 5642 फुट ऊंची है और आज तक वहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी फीमेल्स नहीं गई थी। लेकिन इस बार एक पाकिस्तानी ट्रूप था फीमेल्स का खाली, जिन्होंने रूपल पीक जो है उसको सर किया, वहाँ पहुँची, पाकिस्तान का झंडा और बुलंद किया। हमारे साथ मौजूद है उसी ग्रुप का एक हिस्सा सोनिया बाबर। अस्सलामुअलैकुम सोनिया, कैसी हैं? वेलकम टू द शो। माय गुडनेस सोनिया, चैन नहीं है आपको, घर बैठे पहाड़ों पे चढ़ रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। फैंटास्टिक। मुझे एक बात बताए सोनिया, डर नहीं लगा आपको? वो सुना है आपने, डर गए तो मर गए। डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत है। डर तो लगता है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी फैमिली है और आप पहाड़ों पे जा रहे हो और आपको नहीं पता आपको वहाँ पे कैसा मौसम मिलेगा, आपके सामने क्या मिलेगा। एक्सट्रीम
इवन ऐसा था असफर कि हम जब गए थे और आफ्टर आई गेस 10 मिनट्स का स्टे हमने समिट पीक पे किया, और जब हम वापस आए तो हमारे पाँव के निशान तक नहीं थे, सब ख़त्म हो चुके थे। क्योंकि सिर्फ बर्फबारी 10 हो रही मिनट्स थी। नहीं, क्योंकि मौसम भी सही नहीं था और बर्फ़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई थी। हाँ। अच्छा सुनिए, कितने अरसे में आप लोगों ने ये रूपल पीक को सर किया? हमें लगे 6 डेज़, 6 दिन। 6 दिन। और हाई कैंप तक गए हम, और 5th डे जो है हमने समिट कर ली, 4th डे सॉरी, 2 बजे अच्छा, टाइम भी है। दोपहर के 2 बजे जी। ब्राइट सनलाइट में। अच्छा, फिर करने के बाद हाउ कितनी देर तक आप वहाँ पे कयाम किया आपने? क़याम तो बहुत देर करने का दिल था, लेकिन पोर्टर्स ने कहा था कि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, और क़याम इसलिए भी जल्दी ज़्यादा था कि करें क्योंकि वहाँ पे सिग्नल्स आ रहे थे, और हम 6 दिन से आउट ऑफ कवरेज थे। अपने हमारी फैमिली को नहीं पता था कि हम ज़िंदा हैं या नहीं है, तो वहाँ पे सबको कॉल करके घर पे बताया सबने कि हम ज़िंदा हैं और अब हम वापस जा रहे हैं, और फिर 3 दिन तक आपको नहीं मिलेंगे। तो हम लोग रुके थे 15 मिनट्स, क्योंकि आपको पता है हम खवातीन हैं तो पिक्चर्स वीडियोस तो बनानी थी। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आई थिंक ये हक है खवातीन का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा सुनिए, कब से वैसे ट्रैकिंग कर रही हैं? फॉर हाउ लॉन्ग? ट्रैकिंग मैं कर रही हूँ 2009 से। 9 से। तो छोटे मोटे ट्रैक से स्टार्ट किया था, फिर थोड़े बड़े, और इस दफ़ा सोचा कि बस और बड़े ट्रैक पे चलते हैं, सबमिट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आपका पूरा ग्रुप है जिनके साथ आप गई, एंड आई वुड लाइक टू टेक नेम्स ऑफ ऑल ऑफ देम। पारस अली थी, अमारा थी, हफ्सा असद थी और सना जमील थी, जिन्होंने ये रूपल पीक को सर किया। पहला पाकिस्तानी ट्रूप खवातीन का स्पेशली स्पेसिफिकली जिन्होंने रूपल पीक को सर किया। 5642 माय गुडनेस। मैं तो सिर्फ वो उस पे वीडियो में देख के खुश जाऊँ। मीटर्स फुट Oh, meters. My goodness, that's very very high. अच्छा, अली सतपारा की जो ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद बहुत सारे ट्रैकर्स हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से ख्वाब भी छोड़ दिया ट्रैकिंग का। आई थिंक वो खौफ डेवलप हो जाता है जब आपके अपने कुलीग के साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई हो। तो आपको कभी इस तरह की कोई फेयर ने? हमारे एक फ्रेंड के साथ हुआ है, और वो इसी तरह ट्रैक पे गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन मेरा अपना मानना ये है, अगर आपको पहाड़ों से सच्चे दिल से मोहब्बत है तो आप वो चीज़ छोड़ नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो। इवन अभी मैंने देखा K2 पे जिनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी पूरी एक्सीडेंट हुआ था और हाथ जो है कट गया था। उनको कहा था कि अब आप कभी ट्रैक नहीं कर सकते, फ्रॉस्ट बाइट हो गया। हाँ, और वो पहुँचे K2 अभी, और उन्होंने अपनी वीडियो वहाँ से लाइव गए थे, और उन्होंने बताया क्योंकि उनको सच्चे दिल से जो है ना वो मोहब्बत होगी पहाड़ों से, क्योंकि वो वाली फीलिंग्स आप छोड़ नहीं सकते, फिर आपको चाहिए होता है, वो मुझे जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने जितने भी ट्रैकर्स देखे हैं सोनिया, उनको एक अजीब तरह की एडिक्शन हो जाती है, ऐसे ही और मुझे समझ में नहीं आता इसकी कैसे शुरू से था आपको क्या ये शौक? शुरू से था, लेकिन जब आप एक दफ़ा जाते हो ना, उसके बाद अगर वाकई आपको है ना इश्क पहाड़ों से, तो फिर आप रह नहीं सकते। आप वापस आ जाते हो, आपका दिल, आपने ये बात बहुत लोगों से सुनी होगी कि आप वापस आ जाते हो फिज़िकली, लेकिन आपका दिमाग आपके जो है ना वो सब वहीं रहता है कि मुझे जाना है। और हम हर ट्रैक पे हम गिर रहे हैं और मिट्टी में हैं और सनबर्न हो रहा है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, जैसे यहाँ पे कि हम कुछ भी ऑर्डर किया और मंगवा लिया, और वैसा सब कुछ नहीं है। हम कहते हैं हम क्यों आए यार, बस अब नहीं आएंगे, और हम वापस आते हैं, हमें होता है फिर जाना है, अब कब जाना है, अब कौन सा प्लान है। इवन हमारी एक मेंबर है, अभी हम समिट से नीचे आ रहे थे, डिसेंड कर रहे थे, और कह रहे यार नेक्स्ट क्या करें। हमने कहा अभी चुप हो जाओ, अभी वापस पहुँचने दो, फिर डिसाइड करेंगे। आपकी फैमिली भी है माशाल्लाह, यू आर हैप्पीली मैरिड विद चिल्ड्रन। मेरे ख्याल से जब बच्चे हो जाते हैं, खवातीन खास तौर पे, आई थिंक मर्द हजरात का भी सेम ही है, बच्चे हो जाते हैं, आई थिंक फर्स्ट लव फिर बच्चे हो जाते हैं, है ना, फिर उनकी ज़िंदगी, फिर उनकी भागदौड़ में आप लग जाते हैं। कभी इस चीज़ ने आपके इस शौक़ को रोका कि यार पता नहीं अगर मुझे कुछ हो गया मेरे बच्चों को क्या? मैं बहुत ऐसी जगह गई जहाँ पे मुझे सबने मना किया बच्चों को मत लेके जाओ, लेकिन मैं बच्चों को लेके गई, तो मेरे बच्चे भी जो है ना, आप कह सकते हैं पहाड़ी बच्चे हैं। और एक पॉइंट आया था इस समिट के वक्त कि मैं और मेरे साथ जो होती हैं सना जमील, तो हम रो पड़े थे बच्चों को याद करके कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं तो फिर, लेकिन फिर भी आपने अपना मिशन मुकम्मल किया। मुकम्मल तो करना था, वो ठान ली थी, वो मुकम्मल तो करना था। वेरी नाइस। अच्छा, एंड योर फैमिली इज सपोर्टिव? अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बगैर अगर सपोर्ट ना होती मैं फिर भी जाती, लेकिन मुझ में शायद वो खुशी ना महसूस करती जैसे सपोर्ट के होते हुए करती हूँ कि हाँ अभी भी हस्बैंड कहते हैं हाँ ज़बरदस्त एंजॉय करते हैं। बट सोनिया, आई डोंट हैव वर्ड्स टू अप्रिशिएट यू। दिस इज फैंटास्टिक। व्हाट इज द नेक्स्ट मिशन यू गोइंग टू? बताना नहीं है ना, बताना नहीं है, लेकिन कुछ है मिशन। यहाँ ये भी जाते हुए हमने सबको बताया नहीं था क्लियरली कि हम कहाँ जा रहे, बस बता देते कि रूपल जा रहे, क्योंकि रूपल वैली भी है, ये नहीं बताते कि हम समिट करने जा रहे हैं। इवन हमारे साथ एक दो मेंबर्स हैं जो घर पे
झूठ बोल के आई थी कि हम समिट कर, उन्होंने कहा कि हम नॉर्मल जैसे जाते हैं ट्रैक पे वैसे सहेलियां जा रहे घूमने जा हैं, रही क्योंकि अगर समिट का बोलते तो नहीं जाने देते किसी की अम्मी और इस तरह। तो कोर्स नेचुरली कौन अपनी बेटी को कहेगा इतने पहाड़ जाओ, 5,000 करने मीटर जा की रहे हो, बुलंदी पे, 5,500 मीटर की 5,500 बुलंदी पे, माय गुडनेस। और जहाँ आपको नहीं पता था कि आपको आगे क्या मिलेगा। जब हमने स्टार्ट किया तो 3 बजे रात के अंधेरे में, और आप एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो जो बहुत जो है एक सुबह के दिन के वक्त भी हैबतनाक लग रहा, तो हमें नहीं पता था आगे क्या मिलेगा हमें। तो जब हमने स्टार्ट किया, एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे जो उसका चढ़ाई थी उसमें उन्होंने रोप लगाया और काफ़ी मुश्किल था। तो वो देख के एकदम से दिल में क्लिक हुआ कुछ तो गलत आ गए हैं, लग रहा है गलत आ गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन सब कुछ फैंटास्टिक अच्छा सोनिया, वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और हमारी यही दुआ है कि आप इसी तरह कामयाबियां तय करती चली जाए। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक है। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और अब वक्त हुआ जाता है आपको आईटी की फील्ड से थोड़ा सा रोशनास कराने का। आईटी की फील्ड में क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, एनएफटी एक की क्या नई बला आ गई जिसके बारे में आजकल सब बात कर रहे हैं। सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ताहा मीमन। अस्सलाम वालेकुम ताहा, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह। ताहा प्लीज़ ये बताइए, एनएफटी क्या वबा है, ये क्या बला है, क्यों लोग इतने क्रेजी हो गए एनएफटी के बारे में? व्हाट इज़ एनएफटी? बिल्कुल। सो एनएफटी, नंबर वन थैंक यू, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। आपके शो पे बहुत सुना है आपके शो के बारे में, तो बहुत मज़ा भी आ रहा है मेरे लिए। थोड़ी सी सुबह जल्दी है ये, यू नो अर्लियर स्टार्ट, बट शुरू से बड़ा मज़ा आ रहा है। सो एनएफटी बेसिकली एक नॉन फंजिबल टोकन है, इसकी डेफिनेशन जो होती है। एंड टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तानी जो हमारी जो यूथ है, इससे बड़ी आईटी फील्ड के अंदर स्पेसिफिकली एनएफटी और वेब3 और मेटावर्स से बड़ा इन्जॉय करती है इस कॉन्वर्जेसन को। एंड द रीज़न वाई इन्जॉय करती हैं बिकॉज समहाउ इन पाकिस्तान हमारी जो यूथ है बड़ी क्विक है टू अंडरस्टैंड न्यू टेक्नोलॉजी, तो उसकी वजह से दे सी वैल्यू, उनको वैल्यू नज़र आती है, उनको उसके अंदर मॉनेटरी प्राइस नज़र आती है और क्विक रिटर्न्स भी नज़र आते हैं। बट ओवरऑल इसकी जो डेफिनेशन है वो इट्स अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, विच मीन्स कि इट्स अ लीगल टेंडर, लीगलाइजेशन ऑफ योर डिजिटल एसेट। ठीक है, विच मीन्स कि हमारे जिस तरह ज़्यादा डिजिटलाइज दुनिया हो रही है, तो उसके हिसाब से हमारे कंटेंट पे भी एक वैल्यू होगी। ठीक है। जैसे आपका मॉर्निंग शो है, इस पे मैं और आप एक गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये भी आगे रीसोल्ड होना चाहिए विद डिजिटल ओनरशिप। ठीक है, और इसकी ओनरशिप हमारे पास होगी? ओनरशिप इसकी आपके पास होगी एज एन आर्टिस्ट। ओके ओके ओके। सो इसके अंदर आर्टिस्ट की वैल्यू, फ्रीलांसर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में बढ़ेगी। तो जब आप कंटेंट बनाते हैं तो उसकी वैल्यू यूजुअली जाती हैं लाइक बिग कॉर्पोरेशंस पे। तो वो अब फ्रीलांसर्स और इंडिविजुअल्स को भी यहाँ पे एक एडवांटेज मिलती है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर फाइवर पे हैं एंड अमेज़ॉन पे हैं। बिल्कुल। So वो इतनी यू नो वे द 5वीं सबसे बड़ी पॉपुलेशन है हमारी। तो हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम टेक्नोलॉजी को स्पेसिफिकली एनएफटी और वेब3 को समझ के इससे हम अपनी डायनामिक्स बदल सकें। एब्सोल्युटली। एक चीज़ ख़वातीन और हज़रात मैं आपको ये बताता चलूँ कि एनएफटी के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, एक आईटी की चीज़ है और जितने भी आपके बच्चे आईटी की फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं वो बखूबी और बआसानी इस चीज़ को समझते भी होंगे। लेकिन आई डोंट नो, एक ज़ाती तजुर्बे से मुझे ऐसा लगता है कि जो एक कॉलेज और स्कूल की जो तालीम होती है, जो यू नो द डिग्री दैट वी डू फॉर 4 years, वो जब हम ग्रेजुएट करते हैं, आई थिंक वो थोड़ी सी, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में थोड़ी आउटडेटेड हो जाएगी। और ये जो
डिजिटलाइज्ड इस तरह के सर्टिफिकेशंस हैं या ये जो कोर्सेज लोग करते हैं फटाफट, जिस तरह भी आपने कहा कि एकदम से इसके क्विक रिटर्न्स हैं, आई थिंक ये यूथ को बहुत अपील करता है। डू यू एग्री विद इट कि आगे आने वाला वक्त थोड़ा चेंज हो जाएगा एजुकेशन के लिहाज से भी? आई थिंक आपने बड़ी समझदार चीज़ बोली है जो बहुत कम लोग ये बात करते हैं, स्पेशली मेरी वाइफ, क्योंकि मैं तो उनको बोलता हूँ कि मैं तो अपने बच्चों को कॉलेज भेजना ही नहीं चाहता कि मैं चाहता हूँ उनके लिए एक अलग स्केड्यूल बने, उनकी एक एक अलग स्ट्रक्चर से उनको सिखाया जाए। आई एम नॉट अगेंस्ट कॉलेज, आई थिंक सबको स्कूल तालीम नहीं, लेकिन बड़ा आई important थिंक है। वो ट्रेंड डाई आउट मेरे ख्याल से हो जाएगा। आई थिंक अब इट्स अ क्रिएटर्स इकोनॉमी, आपको सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल सकती हैं। हमारे बच्चे हमसे 10 गुना तेज़ हैं हमारी एज पे जब होते थे। सो क्रिएटर्स इकोनॉमी बन गई है, सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, जो उस कंटेंट को अब्जॉर्ब करे जितना क्विकली, उस हिसाब से आप थ्रू सर्टिफिकेशंस आप और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एनहांस कर सकते हैं अपने आप को। बिल्कुल। तो और पहले रूल होता था बिजनेस का, हमारे वालिद साहब हमसे जो बड़े बुजुर्ग थे वो 10-10 साल के बाद बिजनेस से समझते थे फिर जाके करते थे। यहाँ पे आप किसी को 2 महीने काम दें, वो कहेगा 3rd मंथ मुझे आई वांट कैश फ्लो फ्रॉम इट। एग्जैक्टली, और अथॉरिटी भी उनको चाहिए होती है। बट ताहा ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट आई वुड लाइक टू आंसर कि आप जब व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, जब आप बड़े हो रहे थे, क्या आपके ऊपर प्रेशर था करियर ऑप्शन चूज करने का? वर यू डायरेक्टेड कि नहीं तुम यही पढ़ोगे और तुम यही करोगे? तो मैं हर चीज़ का जवाब बड़ी ऑनेस्टी से बोलना चाहता हूँ, बिकॉज ऑनेस्टी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक करियर पाथ ऐसा तो कुछ नहीं था, एक ओवरऑल एक स्कोप थी कि बस पढ़ना है और फिर एक फैमिली बिजनेस में आ जाना है। एंड आई थिंक हमें डेफिनेटली हमारे यूथ को करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, Because 100%। जेन्युइनली इतनी फील्ड्स हैं जिसके अंदर हम जा सकते हैं। आप साउथ एशिया में देख लें, किसी का बच्चा अगर कोई फोटोग्राफी करना चाहता है, हम कहते हैं ना करो, राइट? और वो कर रहा है, वो कर रहे हैं। म्यूजिक में डिग्रीज लेते हैं। म्यूजिक, एग्जैक्टली। इन बॉटनी, जिनको हॉर्टिकल्चर का शौक होता है, वो जाके दे आर स्टडीइंग प्लांट्स कि कौन से प्लांट्स किस वक्त किस तरह बिहेव करते हैं। और मुझे जिस तरह ताहा कहते हैं ना कि इट्स टर्निंग इनटू अ ग्लोबल विलेज नाउ, दुनिया कॉम्पैक्ट हो गई है, इट्स ईजियर टू कम्युनिकेट, एंड आई थिंक बहुत आसान हो गया अपने ख्वाब अचीव करना। और मेरे ख्याल से आने वाला वक्त ख़वातीन और हज़रात ऐसा ही होगा कि आपको अब अपने बच्चों को बताना नहीं पड़ेगा, उनसे डिस्कस करना पड़ेगा। आई थिंक वो जो डायरेक्ट करने का जो वक्त था मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा थोड़ा पीछे होता जा रहा है। अच्छा, दिस क्लब कॉल्ड द फाउंडर्स क्लब, वो क्या चीज़ है? सो फाउंडर्स क्लब का मेन जो पर्पस, द रीज़न हमने इसलिए इसको खोला, बिकॉज हमारे जो मेंटर्स हैं वो यूजली हमारे वेस्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है? अब ना प्रॉपरली हमें अंग्रेज़ी पूरी समझ आती है, वहाँ पे हम उनकी अंग्रेज़ी से उनके मैसेजेस ले रहे हैं, टूटे फूटे मैसेजेस आ रहे हैं, टूटे फूटे, फिर हम उसके बाद जो हमारे एक्शंस भी हैं वो भी टूटे फूटे हैं। तो आई थिंक लोकली हमारे पास इतना टैलेंट है, जैसे आप हैं, आप अपना टैलेंट दे सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, आप कैसे अपनी जर्नी तक पहुँचें। बिल्कुल। आप इकोनॉमी में कैसे गिव बैक करेंगे, इसी तरह करेंगे। इसी तरह यूथ आपसे एम्पावर होगी कि आप कैसे पहुंच सके, हमें भी कोई राउट का कोई तरीका पता हो, कोई रास्ता पता हो। एग्जैक्टली। तो मेन मिशन यही है कि आप जैसे लोग, दूसरे बिजनेस ओनर्स, दूसरे लोग जो सक्सेसफुल हैं अपनी ज़िंदगी में, वो कैसे यूथ को नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट के लिए बट उनको रोड मैप बना के दे दें कि देखें, आप अपने प्यार से अगर मोहब्बत करते हैं ना, अपने काम से मोहब्बत करते हैं, तो लॉन्ग टर्म उसको आपका फ़ायदा है उसके अंदर। बिल्कुल, राइट, एब्सोल्युटली। सो उस चीज़ को अब आप कैसे प्रीच करेंगे? सो वी नीड प्रीचर्स, हमें गाइडेंस चाहिए और हमें मेंटोर्स चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो ओपनली बता सकें कि बेटा ये चीज़ें हैं जो हमने की, इसकी वजह से हम सक्सेसफुल हुए हैं और लॉन्ग टर्म हमने अपने आप पे इस तरह काम किया। एक्सेलेंट। तो ये हमारा मेन मिशन है कि हम कैसे ट्रांसपेरेंटली। तो द फाउंडर्स क्लब से लोग राब्ता कैसे करते थे? हाउ कैन दे बी अ पार्ट ऑफ इट? जो अवाम है जो आपके से राब्ता करना चाहे। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि हमारे जो कंपनी के अंदर है, हमारी एक चीज़ कहलाता है पर्सनल ब्रांडिंग। तो हमारी कंपनी के अंदर जो भी बच्चा आता है फ्रॉम एज 18 से लेके 60 तक, हम उसको उतनी इज्जत देते हैं, चाहे वो जितने भी जहाँ से भी आ रहा है, जो भी, बिल्कुल कहते हैं भाई 18 साल का भी बच्चा नंबर 1 है, 60 ईयर ओल्ड का भी वो भी नंबर 1। बिल्कुल सही है। तो उनके पास हमारी कंपनी बड़ी डिसेंट्रलाइज काम करती है। दैट मीन्स आप किसी को भी मैसेज कर दें, आपको 48 आवर्स के अंदर जवाब आ जाएगा कि हाउ कैन यू, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो है ही नहीं।
Excellent. कोई भी कहीं से भी किसी भी रिलीजन, कास्ट, एज के हिसाब से वो हमें मैसेज करे तो हम उसको उसके मुतालिक वो रिस्पॉन्स देंगे। सो बड़ी इंक्लूसिविटी पे हमारा गोल है कि हम Excellent. सबको कैसे इकट्ठा करें। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। और आपसे रब्ता करने का क्या तरीका है? थ्रू योर इंस्टाग्राम पेज, इज देयर अ फोन नंबर, इज अ वेबसाइट, क्या तरीका है? आई थिंक इंस्टाग्राम पे कर लें ठीक है। और द फाउंडर्स क्लब नाम है। फाउंडर्स क्लब इज जी बिल्कुल नाम है। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ईमेल है, तो वेरी एक्सेसिबल हर प्लेटफॉर्म पे। आई थिंक आज के दिन में आपको अपनी ऑडियंस से कनेक्टेड रहना चाहिए। सो आई नो कि यू आर ऑल्सो वेरी कनेक्टेड, आप काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, तो उसी वजह से पर्सनल कनेक्शन आई थिंक वो थोड़ा पर्सनलाइज करना भी पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, ताहा यू हैव एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आल्सो, इसका नाम दावत है। दावत किस किस को दावत देती है? मैं आपको दावत देता हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन दावत का क्या, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ दावत? दावत का अप्रोच ये है कि मैं 8-9 साल पहले मैं एक्चुअली काफ़ी मॉर्निंग शोज़ पे आया था एज अ इन माई 20s। तो काफ़ी 3-4 मैंने काफ़ी मॉर्निंग शो एवरी उस वक्त एक वेडिंग के सीज़न के अंदर यूजली अब मुझे काफ़ी लोग दूसरी तमाम एक्टिविटीज़ के लिए बुलाते हैं, फॉर फाउंडर्स क्लब एंड अदर थिंग्स। तो मेरा करियर दावत से ही शुरू हुआ। ओके एंड इवेंट मैनेजमेंट, जब इवेंट मैनेजमेंट कोई चीज़ पाकिस्तान में बिल्कुल मैं कहता हूँ कि बडिंग सी चीज थी। आई थिंक इट्स कमिंग अप। बड़ी मुश्किल सी चीज़ थी कि किसी को समझाना कि ये भी एक आर्ट है। कि आप फूल वाले की दुकान पे नहीं चले गए किताब लेके, हम नहीं आपको दिखाएंगे, ये भी एक आर्किटेक्चर है, इसमें भी एक खूबसूरती है। तो पहले आप सिर्फ शादियां, दावत से पहले शादियां करते थे? मतलब टोटल इवेंट मैनेजमेंट करती थी। ओके। एंड माशाल्लाह अभी हमने तकरीबन 300 बच्चों को इवेंट मैनेजर हम ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। एक्सेलेंट। तो नॉट ओनली कि हमने एक चीज़ शुरू करी एक बड़ी मुश्किल डिपार्टमेंट में, बट हमें बनानी भी पड़ी इस फील्ड को। कुछ चीज़ें होती हैं जो होती नहीं है, राइट? लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो आई थिंक आर्टिस्ट लोग जितने भी होते हैं उनको भी अपना गैप फिल करना पड़ता है थ्रू एक्सप्रेशन। ऑफ कोर्स। सो मेरे लिए बड़े क्लोज लोग होते हैं, जब कुछ नई चीज़ ट्राई करते हैं ना तो मैं बड़ा पसंद करता हूँ। बिकॉज इस वक्त आज हमें न्यू टैलेंट और न्यू आइडियाज़, यही चीज़ है जो हमारे मुल्क को चला सकती है। आई थिंक हर चीज़ में, आई थिंक द इन्फ्लक्स ऑफ न्यू टैलेंट जो होता है, एक नए टैलेंट का आना, एक नई सोच का आना, हर चीज़ में आई थिंक बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वो एक न्यू लीज ऑफ लाइफ देता है। और जब क्रिएटिव फील्ड की बात करते हैं, जितने ज़्यादा फ्रेश माइंडेड लोग, जितने ज़्यादा यंगस्टर्स, जितने ज़्यादा नए इंटर्नीज आप अपनी कंपनी के अंदर उनका इन्फ्लक्स करेंगे, आई थिंक वो एक न्यू लेयर ऑफ लाइफ देते हैं, एक नई सोच, एक नई अप्रोच देते हैं। अल्लामा इकबाल का इतना मशहूर शेर है, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। आई थिंक ये जो एक रेवोल्यूशन है, ये बहुत ज़रूरी है फॉर एनी कंपनी, फॉर आई थिंक पॉलिटिकल सीन में भी। आई थिंक जितने ज़्यादा नए पॉलिटिशियंस, नई सोच के लोग आते रहेंगे, मेरे ख्याल से एक तो नए जो बच्चे होते हैं, जो नई जनरेशन होती है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है। आई थिंक हम लोग तो इस वक्त कनेक्टेड हैं, आजकल के दौर में जो हो रहा है, आने वाला वक्त जो है वो बच्चे मेरे ख्याल से पहले से परसीव करके बैठते हैं। और आई थिंक दे आर प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो। और आई थिंक उनका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और अप्रोच बहुत ज़्यादा एक खुली अप्रोच होती है। एक चीज़ दावत के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ताहा कि अच्छा ब्रेक आ गया, ओके। ख़वातीन हज़रात, ताहा मेमन हमारे साथ मौजूद है। दावत एक बहुत शानदार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, IT से रिलेटेड भी गुफ्तगू जारी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। वील सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है ताहा मेमन, और आज हम बात करें NFTs के बारे में, वेब के अंदर और IT में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है उसके बारे में, और इनकी एक शानदार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है दावत, उसके बारे में। ताहा, एक चीज़ जो मैं मानता हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ सीखने की कोई उम्र नहीं होती मेरे ख्याल से। यू कैन लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग किसी भी एज में आके। अब कोई भी एक नई चीज़, कोई एक नई टास्क सीख सकते हैं। और IT मेरे ख्याल से कितनी शानदार फील्ड है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आई थिंक जो कि एक शादी कर चुके हैं, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, नाउ दे आर प्रॉब्ली लुकिंग फॉर मीनिंग टू देयर लाइफ, कि अब वो क्या कर सकती हैं, उनको क्या डायरेक्शन है। व्हाट डू यू सजेस्ट, ख़वातीन क्या कर सकती हैं घर में IT से रिलेटेड बैठे?
आई थिंक आईटी से रिलेटेड सबसे जो एक रिसर्च निकला था, सॉरी काफ़ी बोरिंग टॉपिक भी काफ़ी लोगों को लगता है, पर पाकिस्तान के अंदर जो वुमेन डॉक्टर्स हैं उसकी सबसे ज़्यादा रेशियो है कि आफ्टर दे गेट मैरिड वो यूजली घर पे दे बिकम स्टे एट होम वाइफ्स। तो इतना ज़्यादा टैलेंट और एक्सपीरियंस और एजुकेशन करने के बाद घर पे रहने का क्या फ़ायदा? उनके पास शायद घर से भी वो रिमोट काम कर सकें बिल्कुल विद टेक्नोलॉजी। तो ये भी मतलब लोग आईटी समझते हैं, लोग समझते हैं बड़ा मुश्किल है, पर आईटी के अंदर हम कैसे इसको अपनी फील्ड के अंदर इस्तेमाल करें। सो आई थिंक उस तरीके से सोचना चाहिए। काफ़ी अब रिसोर्सेज हैं जहाँ पे आप घर बैठ के भी आप आईटी का इस्तेमाल करके आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। एंड ओवरऑल दुनिया भी जिस तरह हायरिंग कर रही है वो रिमोट आधी हमारी कंपनीज रिमोट चलती हैं। सो जितना जल्दी हम इसको अब्जॉर्ब करेंगे कल्चरली, हम हमारा जैसे हम Exchange गुफ्तगू हम लोग वैसे चाय के बगैर करते नहीं है। एग्जैक्टली राइट, हमारा एक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करना हाँ, चाहूँगा, रिचुअल मैं बोलूँगा सर, हालांकि बात मैं आपसे फ़ोन पे भी कर सकता हूँ, बोलूँगा सर चाय पे मिलते हैं, और जब चाय पे मिलेंगे बोलोगे यार ये तो तुम मुझे फ़ोन पे बात कर सकते। तो ये हमारी कल्चर की मोहब्बत है, एक कल्चर है, बट हमें कुछ चीज़ें समहाउ अपने कल्चर में वक्त के साथ दुनिया के साथ इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल इकोनॉमी सही के बात लिए। है। अच्छा, दावत की आप जब बात करें, जो आपकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, आपने कहा आपने 300 बच्चों को ट्रेन किया है, क्या कोई दावत के अंदर ऐसा विंग है जहाँ पे आप किसी भी एज में एनरोल कर सकते हैं टू लर्न इवेंट मैनेजमेंट? बिल्कुल। सो हमने एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन बनाई है, ठीक है, एंड उसके अंदर ये है कि आप 16 साल से जो भी आपकी एज है उसके अंदर आपकी 2 महीने की आपको सर्टिफिकेशन मिल सकती है, आप पढ़ सकते हैं। 2 महीने का कोर्स है? 2 महीने का कोर्स है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलता है। और आज हमारी जो कंपनी मेरी कंपनी में जितने भी लोग हायर्ड हैं वो कोर्स से हैं। ओके So, ओके ओके। हमारी जो सीईओ कंपनी की है वो भी हमें कोर्स से मिली है। ऑल राइट। सो आई थिंक तालीम की ब्यूटी ये है कि आपको आप उससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑफ कोर्स, जो मेरे फ़ायदा ख्याल से उठाने तालीम वाले एक वाहिद चीज़ है, आई थिंक एक वाहिद चाबी है जो कि आई थिंक हर मुस्तकबिल के अंदर हर प्रॉब्लम, द की टू एनी एंड एवरी प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में भी और एग्जिस्टिंग टाइम में भी तालीम एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कभी भी हासिल करके अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। एक ताकत है तालीम जो कि हमें आई थिंक बर वक्त रियलाइज़ करना चाहिए। दावत एक बड़ी ज़बरदस्त इनकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, और जितने भी ख़वातीन हज़रात बच्चे जो घर बैठे हुए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या करें, वो दावत से 1-2 महीने का कोर्स करके एक डिग्री हासिल कर सकते हैं, एक सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट का। एंड देन द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। आप जाके कहीं पे भी काम कर सकते हैं, इवेंट्स कर सकते हैं। आई थिंक इवेंट मैनेजमेंट भी बहुत ही एक बड़ा स्ट्रेसफुल जॉब है। मैं कहता हूँ अगर आपने इवेंट मैनेजमेंट कर ली 1 साल के लिए तो आप ज़िंदगी में किसी की भी बातें सुन सकते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, सबसे लीस्ट कलरफुल तजुर्बा आपका क्या था? कि नाम मत लीजिएगा लेकिन तजुर्बा तो बताएं। देखें, तजुर्बे तो मैं कहता हूँ कि यूजली बिजनेस जब कोई भी खोलते हैं, कोई भी काम शुरू होता है तो गलतियाँ होती हैं। हाँ। तो गलती के बगैर तो मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं कहता हूँ गलतियाँ अगर काम में हो रही हैं दैट मीन्स आप इतनी एक्शन ले रहे हो कि वो गलतियाँ हो रही हैं। हाँ। तो जितनी जल्दी गलतियाँ आएंगी उतना जल्दी आप वो ठीक कर सकेंगे। तो गलती इज़ अ ब्लेसिंग, बिकॉज इसी को अगर आपने माइंडसेट को, उस गलती से आप काफ़ी चीज़ें अपने लॉन्ग टर्म फिक्स कर सकते हो। तो हमने यकीन माने मैं बहुत गलतियाँ की पहले 3-4 साल, बहुत गलतियाँ की, और मैं ओपनली कहता हूँ बिकॉज देखें लोग मुझे देखते हैं, आपको देखते हैं, वो एक सक्सेस स्टोरी देखते हैं, बट स्ट्रगल लोग बात नहीं करते स्ट्रगल के, क्योंकि हम स्ट्रगल दिखाते भी तो दिखाते नहीं है, बट स्ट्रगल के बारे में, फेलियर्स के बारे में बात करने की ज़रूरत है। उसी तरीके से दूसरा नॉर्मल आदमी या इंसान भी वहाँ तक पहुँच सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो बड़े इश्यूज आते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है solve हो जाते हैं। कभी मुझे लगता है कभी कि आई थिंक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ लोग अपने फेलियर्स की बात करें आके। आई थिंक हम सिर्फ अपने कामयाबियों की बात करते हैं और लोगों को ख्वाब दिखा के छोड़ देते हैं। I think आप वो शो करें, मैं आपका फर्स्ट गेस्ट और व्यूअर। बिल्कुल सही, व्हाई नॉट। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे इस तरह के लोग हैं अताहा जो कि पहले फेलियर से उनका मोरल डाउन हो जाता है, उनका जो एक खुद एतमादी होती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो बिल्कुल ही तार हो जाता है, फिर वो दोबारा दूसरा कदम उठा नहीं सकते। मुझे एक बात बताएं, कभी शुरू में जब अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे कोई ऐसा वक्त आया हो जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका फेलियर ने आपको रोका हो, बट देन यू हैड द करेज एंड एनर्जी टू स्टूड अप अगेंस्ट इट?
आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे ऐसे वाक़ये थे कि जहाँ पे दिल नहीं होता था कि मैं फ़ोन उठाऊँ किसी का, राइट, कि यार ये कैसे इवेंट ख़राब हो गया, क्योंकि नीयत हमारी साफ़ होती थी, बट जब नया काम होता है तो मुश्किलातें आती हैं। तो हाउ डू यू पिक अप द फ़ोन, आप कैसे क्लाइंट को फेस करेंगे, राइट, अगर एक इशू आए, तो ये चीज़ें आपको समहाउ अपने अंदर से ही, और इसलिए मैं कहता हूँ हर बंदा टॉप पे नहीं पहुँचता इसलिए बिकॉज वो फाइट नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो आपको एवरी डे समहाउ आपका, मैं कहता हूँ, एक दिन बुरा जा सकता है, 2 दिन बुरा जा सकता है, हफ्ता बुरा जा सकता है, महीने आप नहीं बैठ सकते। आपको उस चीज़ से निकलना पड़ेगा और आपको रिमेंबर दिस कि जब अगले दिन आप जागेंगे तो आपके लिए नया डे है, वो बात चलेगी, अब आप इसको इम्प्रूव ही कर सकते हैं। तो जितना जल्दी आप अपना माइंडसेट को चेंज करेंगे कि चले नेक्स्ट टाइम आई विल डू बेटर, एंड यू कीप गोइंग, आप वक्त के साथ चलते रहें, और इंशाल्लाह काम के अंदर बरकत आती है। और काम के अंदर यकीन माने मैं हर इवेंट पे खुद जाता था, आज 8-9 साल बाद मुझे पता भी नहीं होता कि किसके इवेंट कब हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मेरी टीम हैंडल करती है, बट पेशेंस है, टाइम लगता है। सो डेफिनेटली मतलब इट्स वेरी टफ। इसका जवाब बड़ा मुश्किल है कि मैं क्या एडवाइस दे सकता हूँ, क्योंकि ये आपको खुद ही अपने अंदर से ही आपको There's a hero inside you. आपको निकालना अपना अंदर का हीरो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जिस तरह कहते हैं there's always light right at the end of the tunnel, कभी भी अंधेरे में हमेशा वक्त नहीं गुजरता। ऑफ कोर्स हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह होती है। मुझे सिर्फ एक चीज़ और आपसे पूछनी है था कि कभी भी ज़िंदगी में आप कामयाबियों का सफ़र तय करते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं, कभी आप IT के काम कर रहे हैं, कभी इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, कभी आपको एक ऐसा लगता है कि कि यार ये चीज़ है जो मुझे फाइनली मुझे ये अचीवमेंट मेरी होनी चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, और ये तो सिर्फ एक रास्ता है जो मैं तय कर रहा हूँ। व्हाट अल्टीमेट गोल दैट यू हैव इन लाइफ? सो मैं तो कह रहा हूँ, कैसे आप मेरा दिमाग रीड करें, इतने ज़बरदस्त आपने सवाल मुझसे पूछ रहे हैं मॉर्निंग शो पे, मुझसे पूछ ही नहीं गए पहले क्योंकि इसके जवाब बड़े नेचुरली आ रहे हैं। 110% जो राउट जो है वो मैं अपना राउट जो समझता हूँ, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं दूसरों को एम्पावर करता हूँ, जब मैं दूसरों के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और मुझे वो 20 साल का बच्चा या 25 साल की लड़का या लड़की वो किस तरह लीडर की तरफ जाता है, तो मुझे दूसरे बिजनेसेस लीडर्स को एम्पावर करके सबसे ज़्यादा पैशन मिलता है कि दूसरों को मैं कैसे हेल्प कर सकूँ, बिकॉज मैं 10 साल से बिजनेसेस चला रहा हूँ। बट समटाइम्स पैसा हर चीज़ नहीं होती। ये इनर सेटिस्फैक्शन हर बंदे की अलग होती है। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं दूसरों को पावर देता हूँ, अपने मैसेज से शायद उनका डे बेटर कर लूँ, शायद उनके अंदर इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं कहता हूँ हर बंदे का मैसेज है, हर बंदे की स्टोरी है, और आप अपनी स्टोरी जितनी जल्दी बोलेंगे ना, उतनी जल्दी आपको नहीं पता किसको वो इम्पैक्ट करेगी। बिल्कुल, 100 बंदों को आपको इम्पैक्ट नहीं करना, आपको एक बंदे को इम्पैक्ट करना है। वो एक बंदा आपको इतनी दुआएं देगा कि यू विल फील गुड अबाउट इट, एंड देन आपकी जो ड्राइविंग फोर्स रहेगी ना, वो ईमेल रहेगा या वो मैसेज रहेगा। सो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मैंने अपना गोल बनाया है कि आई वांट टू जितना ज़्यादा मैं लोगों को एम्पावर कर सकूं, मैं अपने हिम्मत से और अपनी एनर्जी से कर सकूं। सो फैंटास्टिक, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक, और मुझे हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे एक बात ये बताएं, दिस इज़ द प्रोफेशनल एंगल ऑफ योर लाइफ, ठीक है? अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ जाए, आपके ख्याल से ज़ाती ज़िंदगी में ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से उतार चढ़ाव दोनों ज़िंदगियों में आते रहते हैं। एट टाइम्स दे आर रेनी डेज ऑल्सो, दे आर सनी डेज एज वेल, मतलब एक अच्छा ताना बाना बंधा रहता है इन चीज़ों का। ज़ाती ज़िंदगी के उतार चढ़ाव जो होते हैं, क्या वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे असरअंदाज करते हैं? 100%। आई थिंक ये बिल्कुल 100 मतलब बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है। इसके अंदर अगर आपको लाइफ पार्टनर थोड़ा सा सपोर्टिव मिल जाए ना, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। सो मेरी जो वाइफ है सोना, मैं कहता हूँ कि मेरी उनके साथ दोस्ती है। अच्छा, बाय द वे सोना रफीक इज़ वन ऑफ द लीडिंग मॉडल्स ऑफ पाकिस्तान, एक सुपर मॉडल है सोना, और यू कैन इंस्टाग्राम सोना एंड जस्ट सी हम किसकी बात कर रहे हैं। सोना ऑफ कोर्स ऐसे सभी जानते हैं, बट आधे लोग तो शायद मुझे फॉलो भी उसकी वजह से करते हैं। ही इज द लकी मैन, सो आई एम द लकी मैन। बट माशाल्लाह से उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो हंसी मजाक में अपनी जिंदगी जीती, उसको टेंशन किसी चीज़ की नहीं होती। वहाँ पे बंदा डॉलर के बारे में रो रहा होगा, यहाँ पे उसको
वो अपनी फोकस कर रही है पॉजिटिव एनर्जी पे, हर चीज़ पे। बिल्कुल सही। सो जब आपको एक लाइफ पार्टनर या अच्छा दोस्त आपको आपकी सराउंडिंग में लोग मिल जाते हैं जो सपोर्ट करते हैं, और अगर आप भी उनको सपोर्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, आप हेल्दी एनवायरनमेंट में रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। सो हम ये हर रोज एंडोर्स करते हैं इस बात को। आई थिंक अभी जो थोड़ी देर पहले ताहा ने एक बात की है कि आप सिर्फ अगर एक इंसान को अच्छा इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो एक इंसान नहीं है, वो एक पूरी फैमिली है, और वो उस फैमिली में भी जो पॉजिटिविटी है इट्स कंटेजियस। अगर आप किसी को पॉजिटिव करते हैं, किसी को एम्पावर करते हैं, तो आप उसको ज़िंदगी जीने का एक तरीका सिखा रहे हैं, और ये पॉजिटिविटी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होती रहती है और पूरा इन्वायरमेंट बेहतर होता है। हमारे पास दावत की एक बहुत ही शानदार वीडियो मौजूद है, चल के वो देखते हैं, फिर फ़ौरन से वापस आते हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। ये खूबसूरत वीडियो आपने देखी दावत के इवेंट्स की। अगर आप भी अपना इवेंट कोई आने वाला है, आपका कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, किसी फैमिली में कोई शादी आने वाली है, दावत इज़ द प्लेस टू गो टू। यू मस्ट कॉन्टैक्ट दावत एंड लेट दावत डू योर इवेंट, क्योंकि ऑफकोर्स जितना भी हम लोग स्क्रीन पे देख रहे थे, इतने फिनेस के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ, क्योंकि बहुत कम इवेंट मैनेजर्स होते हैं जिनके एस्थेटिक्स अच्छे होते हैं, जो कि दिखने में भी अच्छा लग रहा हो, उजला भी लग रहा हो। और ऑफकोर्स शादी एक ऐसी ज़बरदस्त ओकेजन होता है जो कि ज़िंदगी भर वो तस्वीरें आपके घर में बड़े बड़े फ्रेम्स में लगी रहती हैं और आपको याद रहती हैं। ताहा, इट वाज़ अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच, यू डूइंग ग्रेट। और हमारी यही दुआ आप इसी तरह कामयाब होते रहें और लोगों को इसी तरह इन्फ्लुएंस करते रहें। एनी लास्ट थॉट यूड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस? लास्ट थॉट इज जस्ट के चलते रहें, काम करते रहें, एंड आई नो काफ़ी लोग इस वक्त हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन के तंग आए हुए हैं बिकॉज ऑफ हर चीज़ की सिचुएशन, बारिश भी एंड पॉलिटिकल सीन आल्सो। तो थोड़ा सा पेशेंस का इजहार करें। हर बंदा जब एक दूसरे से बात करें, हंस के बात करें, दूसरे बंदे को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दें। तो थोड़ी पेशेंस की आजमाने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह ऑल थिंग्स विद टाइम विल गेट बेटर। सो थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच ताहा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। खवातीन और हज़रात, हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारी किचन क्वीन शेफ मुनीसा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शेफ मुनीसा। जुम्मा मुबारक आपको, कैसे हैं? जुम्मा मुबारक आपको। और आप सबको भी जुम्मा मुबारक। और आज तो तुसी छा रहे हो, है ना? हाँ। अच्छा कुर्ता है ना? बहुत अच्छा लग रहा है आपको। बहुत ज़्यादा फूल है इस पे। बस अब इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, नजर लग गई, जल जाएगा। हाँ छींटे आ जाएंगी, घी की छींटे आ नहीं जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बहन, आपके ऊपर कोई छींटे नहीं आने क्या बना रही है? पकौड़े बना रही है? हाँ, आज पकोड़े नहीं बना रहे, आज हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू, क्योंकि बरसात का मौसम है और इसमें दिल कर रहा होता है कुछ मीठा और इस तरह की क्रेविंग हो रही होती है। और बेसन तो आपको पता है कि वो लड्डू जो है उसके बड़े मज़े के बनते हैं। तो आज हमने सोचा आज आपको बेसन के लड्डू बनाना सिखाएं, बहुत आसान तरीके से, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, घर में, बजट फ्रेंडली और बहुत क्विक रेसिपी।
ठीक है। Excellent. अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने जो है तकरीबन 2.5 कप जो है मैंने बेसन ले लिया और उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप के करीब घी शामिल करा है। अब वो जैसे ही घी और बेसन को हम साथ में भून रहे हैं, लेकिन हल्की फ्लेम पे, ताकि जो है बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, हल्का सा कलर चेंज होगा, इसको थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद इसमें और कुछ इतनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करने, हमें सिर्फ बादाम पिस्ते ऐड करने, शुगर ऐड करनी होगी और बस दैट्स इट। इसी इंग्रेडिएंट्स के साथ हम जो है वो बेसन के मज़ेदार से लड्डू बना लेंगे। अच्छा, अभी हम इसको भून रहे हैं और देखिए इतना मज़े की खुशबू जो है इस वक्त आ रही है। आप चाहें तो देसी घी के साथ जो है बनाएं इसको, ओ हो, फिर तो क्या ही बात है, तबाहियां फिर जाएंगी। तबाही। शेफ मुनीसा, बेसन का हलवा भी ऐसे ही बनाते हैं? नहीं, बेसन का हलवा थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है। उसमें ये होता है कि चीनी जो है वो इसी में ऐड कर दी जाती है और वो चीनी मेल्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन बेसन के लड्डू में हम क्या करेंगे, इसको भून के निकाल लेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद जो पाउडर की हुई चीनी है वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे, तो वो जो चीनी है वो मेल्ट नहीं होगी और फिर उसके बाद उसके अंदर बाइंडिंग आ जाएगी। आइसिंग शुगर? हाँ, आइसिंग शुगर नहीं, जो आप नॉर्मल चीनी ले लें जो आपके घर में है उसको आप पीस लीजिए। आइसिंग शुगर में और इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर एडेड होता है आइसिंग शुगर में, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, वो आप मार्केट से लें वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो प्रॉपरली जो है वो ग्राइंड की हुई होती है, प्रॉपरली पाउडर फॉर्म में की हुई होती है। ये जब हम घर में पीसते हैं ना तो इसमें कोई ना कोई थोड़े से वो क्रिस्टल्स रह जाते हैं इसके ना, तो ये थोड़ा सा जब इसमें जाएगा तो इसका जो क्रंच आएगा हल्का सा, वो अच्छा लगेगा, ये चीज़ है। जबरदस्त, है ना? वेरी नाइस। तो आज हम देखें कितनी मज़े की चीज़ सिखा रहे हैं और असफर को बिल्कुल भी जो ना मुझे लग रहा है कि इस रेसिपी में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, क्योंकि मुझे एक और चीज़ में बहुत दिलचस्पी है जो कि मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को। उमर खालिद becomes Pakistan's first Pakistani golfer to make the cut at any USGA United States Golf Association Championship। उमर खालिद को TV1 की जानिब से और द मॉर्निंग स्टार की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन के चैम्पियनशिप के अंदर ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू मेक द कट। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आई थिंक इट्स ये काबिले दाद बात है डेफिनेटली। उसके साथ साथ मेरी फेवरेट, आप सबकी फेवरेट, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है, एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट है ओपरा विनफ्री। आज उनकी बर्थडे है, शी टर्न 68 टुडे। और मेरे ख्याल से बहुत सारे इस तरह के पाकिस्तानी एंकर्स हैं, टेलीविज़न एंकर्स हैं, जो कि ओपरा को देख देख के अपने शोज़ को डिज़ाइन करते हैं, उनकी बातें कॉपी करते हैं। आई एम वन ऑफ ओपरा विनफ्रीज एविड फैंस फॉर ईयर्स। मैं उनका शो देखता हूँ, ओपरा का और डॉक्टर फिल का। और वेरी हैप्पी बर्थडे टू ओपरा विनफ्री फ्रॉम द मॉर्निंग स्टार। हैप्पी बर्थडे जी। और वो 68 की हो गई। शमुनीसा आपसे मेरे ख्याल से साल बड़ी हैं, 1.5 साल बड़ी हैं। नहीं, मैं उनसे बड़ी हूँ। आप बड़ी हैं? हाँ। चलो, ये तो और अच्छी बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता शमुनीसा, वैसे सीरियसली कोई कुछ भी कहता है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, आपका दिल जवान होना चाहिए बस, है ना? वेरी नाइस। एज से क्या फ़र्क पड़ता है यार। मैं कहती हूँ आजकल लोग बड़ा कहते हैं यार हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब हम रेड कलर नहीं पहनेंगे, अब हम ये नहीं करेंगे। क्यों भाई, पहन लो, एक ही ज़िंदगी है यार, जियो जैसे जीना है आपको। कितनी सही बात है ना? मैं यही मानता हूँ। लोगों की ख़वातीन की अक्सर मेंटालिटी ऐसी होती है ना कि अब हमारे बच्चों की शादी हम मेकअप नहीं करवा रहे, बहुत ओवर लगेगा, लोग बोलेंगे कि वो जो है। अच्छा, अगर यही बात जान के हमारे जो दूल्हा भाई हैं, आपके हस्बैंड रेड टी शर्ट्स पहनना शुरू कर दें, रेड टाइज लगाएं, खुशबू लगा के दफ्तर जा रहे हो, बहुत तैयारी, बड़ा ब्राइट सा पॉकेट स्क्वायर हो, हाँ, नए एकदम से नया फोन ले लें, एकदम से आपको अचानक से होगा तो डाउट होगा। देखा, डाउट तो शेफ मुनीसा, डाउट आपको वैसे भी होगा, डाउट होगा। ये तो आई थिंक एक नेचर होती है खबर। देखिए, जब एक बंदा शुरू से कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर वो अचानक से करे तो फिर शक की बात है। तो फिर आपने चेक मुझे करना बात बताएं, अगर कोई इंसान एक थेरेपी ले रहा हो पॉजिटिव होने की या मेंटल हेल्थ की, तो वो एकदम से ही असरअंदाज करेगी ना। एकदम से क्या पता अच्छा फील करना शुरू हो जाए, तैयार होना शुरू हो जाए, तो आप डर जाएंगी एकदम से। नहीं, ऐसी कौन क्या सी थेरेपी के फोन चेक अचानक से करेंगी? लाल रंग पहनना शुरू कर दिया, ऐसी कौन सी थेरेपी? शक तो होगा ना। देखा देखा देखा, ये अपनी कितनी बुरी बात है। क्यों यार शेफ मुनीसा, क्या पता कोई वो अपनी अंदर से खुशी महसूस कर रहे हो। तो इससे पहले क्या मेरे साथ उनको खुशी नहीं हो रही थी? सोचने की बात है। ये क्या बात होगी? आप नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि भाई इंसान, देखिए, खुश रहना और उदास रहना, हाँ, कभी भी ज्यादा खुश होने का दिल चाहता है। बिल्कुल, क्या बात की उन्होंने। हमारे बैठ वालों के दिल से आवाज निकल रही है कि उनको ज्यादा खुश होना है, तो प्लीज उनकी बेहमात जो है उन पे नजर करें प्लीज। लेकिन शेफ मुनीसा, मुझे एक बात सच से बताएं, आप फोन चेक करती हैं दूल्हा भाई का? हाँ, बिल्कुल करती हूँ। और उनको बिल्कुल पता है, सामने बता रही हूँ मैं कि वो देख रहे होते हैं जो, करती हूँ मैं उनका फोन चेक,
है ना? कभी आपने ये सोचा कि क्या पता दफ्तर में कोई और फोन छुपाया हुआ उन्होंने? ये नहीं सोचा था। हाँ देखिए, इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके दिमाग में शक डालते हैं। हाँ। और इस तरह के लोगों से हमेशा आपको महफूज रहना चाहिए, क्योंकि है शबुनीसा, सोचे कोई भी आपके दिमाग से खेल सकता है इस तरह, हाँ बिल्कुल, इसीलिए किसी के आपको भी फॉर दैट मैटर। कि कोई इंसान अगर खुश है तो आप उसके अंदर आप ये डाल दें, और आपको पता है हर चीज में दरार जो है वो शक की बुनियाद डाली जाती है। देखिए, किसी चीज हाँ, में दरार लोग ये डालनी है करते हैं, पर्पसली करते हैं। मैं आपको बताऊं, वो देखते हैं ना, अच्छा ये खुश हैं या कोई भी बात है, तो उसके दिमाग में कोई ना कोई कीड़ा डाल के चले जाते हैं ना। हाँ, और डाउट में ना इंसान बर्बाद हो जाता है। उसके बाद आप सोचते ही रह जाओ, अच्छा यार, हाँ यार, ये तो बोल रहा था, वाकई ऐसा हो सकता है। लेकिन वही बात है कि कोशिश करें कि जब लोग इर्द गिर्द के बोल रहे हों तो उसको अवॉइड करें। वही बात है। अच्छा शबनम जी, मुझे एक बात बताएं, हाँ। जब आपकी शादी हुई थी हाँ। तो आप ऑफ कोर्स जब ससुराल में मूव इन करती होंगी तो ऑफ कोर्स कुछ ऐसे भी कंटेस्टेंट्स होंगे जो कि दूल्हा भाई से शादी करना चाहते होंगे। हाँ बिल्कुल थे। हाँ, और आपको अभी भी पता है कि वो कौन होंगे? बिल्कुल पता है। अच्छा, शादी के फौरन बाद उनका रवैया आपके साथ कैसा था? अच्छा, मुझे शादी के फौरन बाद नहीं पता चला था। कैसी पर्सनल बातें निकलवा रहे मुझे शादी के बाद नहीं पता चला था, लेकिन कुछ अरसे बाद, मुझे तकरीबन शायद अराउंड 1 साल बाद पता चला था। और उसके बाद कुछ ऑब्वियसली मैं वाइफ और फिर अपने हस्बैंड को पसंद भी करती थी, तो दिल में दिमाग में बातें आई, नेगेटिव भी आई। फिर उसके बाद मैंने यही बोला कि यार, अगर मेरे हस्बैंड को करनी होती उनके साथ तो वो उनसे ही करते ना, मुझसे क्यों करते? नहीं, लेकिन उनका रवैया आपके साथ कैसा था? वो जो खबर थी उन लोगों का, वो स्पेशली आके मिलते थे, और जो है फिर मुझे ना अंदर पता नहीं यार, ये नज़र ना लगा दे, ये यूँ ना कर दे। मैं थोड़ा सा ना बहुत पॉजेसिव हो जाती थी उनकी प्रेजेंस में, और मैं देख रही होती थी मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, वो इधर आए हैं तो मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, ये मैं चेक कर रही होती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पता होता था, वो अपने उसमें लगे हुए होते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। बट दे वर नाइस टू यू। हाँ हाँ, हमेशा से। हमेशा से। लेकिन आपको क्या पता, आपसे इतने लोग अच्छे से मिलते हैं, यू नेवर नो दिल का हाल तो अल्लाह ही क्या जानता है है। भाई, बिल्कुल। कसम से। अब मैं जो है, आप मुझसे यहाँ से हंस के मिल रहे होते, मुझे क्या पता आपके दिल में क्या तो है। खुदा के, मेरे दिल में कुछ नहीं है, मेरा दिल बिल्कुल खाली है। बस करते हैं सिर्फ अच्छी चीजें। मैं शबुनीसा से सीरियसली बता रहा हूँ, हाँ। दिल के अंदर मैं ज्यादा चीजें रखता भी नहीं हूँ। हाँ, मैं तो कहाँ अच्छे रखते से, दिमाग? हाँ, अच्छी तरह बैंक मिलता में हूँ। रखते हैं ना आप, हाँ, है ना? अच्छी तरह मिले, हंसी मजाक करें, घर जाए, खुदा हाफिज, अच्छे से लड्डू खाएं, तो that's it। आप ज्यादातर बैंक में रखते हैं। वो आपका अकाउंट नंबर क्या है, पासवर्ड वगैरह बताएं आप। अकाउंट नंबर या अकाउंट्स नंबर? ओएमजी, माशाल्लाह, कोई एक का ही दे दे एटीएम कार्ड, इसका पासवर्ड वगैरह। अरे शबुनीसा बस छोड़े, लड्डू पे आते हैं वापस। कहाँ तक पहुँचा मैं? लड्डू ही तो खाने हैं, ये बात है। शबुनीसा, मोतीचूर के लड्डू किसी और तरीके से बनते हैं? मोतीचूर के जो है वो अलग तरीके से बनते हैं, और ये जो है बेसन के लड्डू हैं, ये अलग। देखिए, सारी मिठाइयाँ अलग अलग तरीके से बन रही होती हैं। हाँ ठीक है, तो वो मोतीचूर के, तो वो जो बिस्किट जो वो कहते हैं ना, वो दाना जो है, दाने हाँ, वो सारे बनते हैं। फिर उसके बाद जो है उसको वो किया जाता है। हाँ, बहुत मजे के होते हैं। है ना, मिठाइयाँ सारी मज़े की होती हैं। मैं जो हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो बड़ी मेरे घर में आ रही होती हैं। मैं और मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी नहीं है इन चीज़ों में। अच्छा, वो लोग मीठा नहीं खाते हैं? वो लोग इतने, कोई उनको शौक ही नहीं है मीठे का। तो ज़ौक़ वाले लोग तो हम, है ना। आप बताएं, आपको मीठा कितना पसंद है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसका मुझे मतलब, कस्टर्ड बहुत पसंद है, ओह, फ्रूट कस्टर्ड। अच्छा मैं बताऊँ, मैं किस करूँ, आपको एक और चीज़ बहुत पसंद है, शाही टुकड़े, बहुत ज़्यादा, है ना? वेरी देखा? शाही टुकड़े भी पसंद है, खीर भी पसंद है। हाँ। और मुझे शबुनीसा जो बहुत बहुत ही ज़्यादा चीज़ मज़े की लगती है ना मीठे में, वो गजरेला है। हाँ, वो हमने बनाया नहीं कभी। वो नहीं बनाने का इस सर्दियों में बनाएंगे। एक्चुअली आपने ना, जब सर्दियाँ गुजर गई थी ना, फिर बताया आपने था। बोला। उसके बाद वो जो गाजर जो सर्दियों में आती है ना, वो बहुत अच्छी आती है। लेकिन अब जैसी सर्दियाँ आएंगी तो हम जो है वो आपके लिए बनाएंगे इंशाल्लाह गजरेला, ठीक है, हमारे व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि आप लोगों के लिए भी रेसिपी बन रही होती है। और ये जो हम बना रहे होते हैं, ये जब बहुत हम, आसान सी रेसिपी है। ये बहुत आसान है। देखिए, इसकी खुशबू जो है वो निकलना शुरू हो गई है, इसका कलर हल्का अभी सा, चीनी नहीं मिलाई अभी। चीनी नहीं मिलाई। चीनी अभी हम मिलाएंगे तो चीनी मेल्ट हो जाएगी, ये लड्डू का शेप नहीं ले पाएगा। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग बूरा जो है वो बनाते हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं कि चीनी जो है वो मेल्ट करते हैं, उसका शीरा बनाते हैं, उसको थोड़ा सा थिक करते हैं, एक तार वाला जब वो हो जाता है तो उसको उतार लेते हैं। उसके बाद उसको ठंडा करके चम्मच से मतलब चलाते जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वापस से जो है ना वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाती है, और फिर वो इसमें ऐड करते हैं, तो वो जो लड्डू हैं वो दानेदार से बनते हैं ना, बेसन के भी। लेकिन हमने क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा इजी करा है,
तो हम जो है इस वक्त वो नहीं बना रहे, हम थोड़ी सी इजी रेसिपी पे जा रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा बनता है। आपने सिर्फ जो आपके घर में नॉर्मल शुगर है आप उसको ले लीजिए और उसको आपने जो है वो पाउडर कर लेना है अपने पास मशीन में। अच्छा, थोड़े से क्रिस्टल्स रह रहे हैं, कोई मसला नहीं है, खाने में जो इसका क्रंच है ना वो आता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद जब हम इसको उतारेंगे थोड़ा इसको ठंडा करेंगे, लेकिन बिल्कुल ठंडा नहीं कर लेना, आपने थोड़ा सा गर्म ही रहने देना है। इतना होना चाहिए कि आपका हाथ उसको लग सके, और फिर आपने जो है इसमें चीनी मिलानी है और उसके बाद आपने फ़ौरन लड्डू का शेप दे देना है। बिल्कुल ठंडा करके लड्डू का शेप देंगे तो वो बाइंडिंग नहीं आएगी। ऑलराइट, ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में आप सबके फेवरेट, जिनका हर जुम्मे को बेसब्री से आप सब लोग और हम भी इंतज़ार करते हैं, इमरान उल हक कल्याणी साहब ने, और उनके साथ साथ उनकी साहबजादी अफीफ़ा इमरान। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सबाह अल खैर, जुम्मा मुबारक। कैसी आप अफीफ़ा? खैरियत से? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक चीज़ माज़रत के साथ ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों के बेतहाशा सवाल हमें मौसूल होते हैं इमरान उल हक कल्याणी साहब के लिए, जो कि ऑफकोर्स हमारा एक हर हफ्ते एक डिस्कशन भी होता है जो कि हम चाहते हैं कि हम वो भी करें, लेकिन आज हमने कोशिश की कि आपके सवालों को जितना ज़्यादा प्रोग्राम में शामिल कर सकें वो हम करेंगे। लेकिन आज जो हमने टॉपिक डॉक्टर साहब से डिस्कस करना है और अफीफ़ा से, वो है वक्त की अहमियत। और इमरान से वक्त की अहमियत के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो वक्त अपना ज़ाया करते हैं या ज़ाया हो जाता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे कीमती असासा जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाया ना, वक्त है। बेशक। और अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि गुज़रा वक्त फिर कभी वापस भी नहीं आएगा। और पुराने स्कॉलर्स कहते हैं कि हम तो ज़माने को 3 उसमें डिवाइड करते हैं ना, कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लेकिन एक्चुअल में सबने प्रेजेंट कुछ भी नहीं है, हर लम्हा पास हो रहा है। अभी जो आपने इंट्रोडक्शन कराया, पास्ट हो गया, वो जमा हो गया वो बस कोई लम्हा नहीं, एक लम्हा नहीं रुक रहा है, यहाँ पे गुजर रहा है। तो वक्त की कदर सबसे ज़्यादा हमें सिखाई गई है इस्लाम के अंदर। लेकिन अफसोस ये होता है कि हमारे जो मिस मैनेजमेंट है ना, ओवरऑल सिटी की जो हालत है, तो इंसान अपने बसावकत वक्त को खुद ज़ाया करना नहीं चाहता, लेकिन किसी वजह से ज़ाया हो रहा है। तो कल ही की मिसाल है, मैं एक चौराहे से गुजर रहा था, वहाँ पे कुछ खड्डे, बारिश की वजह से ऐसे हो गया, पानी खड़ा हुआ, तो उसमें मुझे सिर्फ एक वो डिस्टेंस जो 1 मिनट की ड्राइव है, मैंने तकरीबन 1 घंटे में उसको पास किया है। अब ऐसी मुश्किल होती है। अभी मुझे आपके प्रोग्राम में आते हुए भी एक जगह ऐसा, वो बिल्कुल मेन रोड के जहाँ पे लाखों गाड़ियाँ इस वक्त ऑफिस जा रही होती हैं, अचानक वहाँ कोई काम शुरू हो गया और सारा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है। अब वो दुआएं पढ़ पढ़ा के कहाँ से निकल के आते। लेकिन वक्त देखें, हमें हमारी मैनेजमेंट को ऐसा वो करना चाहिए कि जिसकी वजह से लोग वक्त पे ऑफिस पहुँच सकें, वक्त पे काम कर सकें। मैंने काफ़ी पहले मोइन अख्तर साहब का एक जो है इंटरव्यू देखा था, एक नाबीना नौजवान था, वो मैकेनिक था, उससे उन्होंने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में बड़ा हैरान मैं भी हुआ देख के कि उस वक्त उसने पूरा गाड़ी का इंजन खोला और उसको दोबारा फिट किया, नाबीना था और ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा कारीगर बंदा था वो कि लोग बड़ी अपनी गाड़ियाँ उससे सेट कराते थे। तो आखिर में मोइन अख्तर भाई ने उससे पूछा कि भाई कोई पब्लिक को आप मैसेज देना चाहें, आप नाबीना बिनाई से महरूम है, लेकिन आपने इतना टैलेंट माशाल्लाह कैसे हासिल किया? तो उन्होंने एक मुख्तसर सी बात की, बड़ा प्यारा जुमला लगा मुझे, आज तक याद है वो, कि मैं लोगों से कहूँगा कि वक्त को बर्बाद ना करें, वरना वक्त आपको बर्बाद कर देगा। कितनी सही। हाँ, तो इसलिए हमें वक्त की बड़ी कदर करनी चाहिए, जिसको हम बेदरेक ज़ाया कर रहे होते हैं घंटों घंटों। और आजकल ख़ास तौर पर सोशल मीडिया ने तो बुढ़े, जवान, मजहबी, गैर मजहबी, सबको वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक, इन चीज़ों पर ऐसा बिजी कर दिया। और नौजवान यंगस्टर को खास तौर पर नेटफ्लिक्स वगैरह पे, कि वो घंटों घंटों नाइट डे वो सारा सीजन पे सीजन, ये वो। जी जी, तो इसलिए अल्लाह पाक, ये तो कितना मैं आपको ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ। मैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बीच में जैसे कभी नमाज का मैं रमज़ानों में बहुत होता था कि जैसे मैंने वेट कर रहा हूँ कि अब असर की होने ही वाली है, अब कोई 5 मिनट ही होंगे, और मैंने अपना सोशल मीडिया खोल लिया। मैं बता नहीं सकता कि वो देखते 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 एकदम से आवाज़ आती थी, आज इफ्तार। जी हाँ, जी जी, नमाज भी गई और वो वक्त भी चला गया, और ये हो चुका है मेरे साथ। बिल्कुल जी हाँ। वो मतलब अजान भी हो गई, वो शायद सुनाई नहीं दी या क्या हुआ, बस वो मेंटली तौर पर इंसान इतना वो एब्सेंट हो जाता है ना आसपास सराउंडिंग से, वो उसमें लिंक हो जाता है उसका। तो जब मेंटली तौर पर उस पर लिंक हो गया तो आसपास से कट ऑफ हो गया, जब कट ऑफ हो गया खुद पता नहीं लगता टाइम का। अफीफा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बताएं, आजकल यूथ जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए।
ऐसा ही है बिल्कुल। सोशल मीडिया पे तो मेरा भी टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और हमें सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि हमारे पास बहुत वक्त है, अभी हमें ऐसा लगता है, हालांकि वक्त नहीं है। वक्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है आजकल। आई थिंक वक्त बिल्कुल बहुत हवा की तरह गुजर जाता है। हवा की तरह, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, अब सवालों की तरफ चलते हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, एक हमसे तैयबा साहिबा ने पूछा है, बिला वजह एक डिप्रेशन में रहती हूँ, दिल डूबता रहता है और ख़ामोशी अच्छी लगती है, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, लेकिन अकेलेपन की एक अजीब सी कुछ पिछले 1.5 साल से इनके साथ आदत बनी हुई है और लोगों से बात करने का दिल नहीं चाहता, जबकि बज़ाहिर सारी सेहत भी सही है और मतलब फैमिली लाइफ भी सही है, लेकिन एक अकेलेपन का, एक डिप्रेशन का शिकार। देखिए, डिप्रेशन के वैसे मेडिकली तो जो सोल्यूशन होंगे बेशक होंगे, लेकिन एक ये भी है कि इंसान जो है ना, बहुत सारी चीज़ें ये कह रहे हैं मेडिकली फिट हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ब्लड प्रेशर का, शुगर का इससे बड़ा ताल्लुक होता है कि ब्लड प्रेशर का डिस्टर्ब हो, इंसान खुद नहीं समझ रहा होता है, बसा को समझता है मेरा ब्लड प्रेशर भी सेट है, लेकिन उसकी वजह से भी इंसान को डिप्रेशन हो रहा होता है। लेकिन वजीफ़ा उसके लिए बड़ा बेहतरीन भी बता देता हूँ, सूरह वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतिका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वम्मा सैला फ़ला तनहर वम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। ये पूरी सूरह वद्दुहा कहलाती है और 30वें पारे के अंदर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक फेज़ ऐसा गुजरा था लाइफ में जब हज़रत जिब्रील अमीन पहली वही लेकर आए और फिर तकरीबन 17 महीने या 2 साल तक का वक्फ़ा आता है कि आपके पास वो नहीं आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बहुत ज़्यादा उदासी और एक उनका इंतज़ार, उसका गलबा रहने लग गया था कि क्या अल्लाह ताला मुझसे कुछ नाराज़ हैं जो मुझसे रब्ता नहीं हो रहा, जिब्रील अमीन नहीं आ रहे। तो फिर बड़ी प्यारी सी सूरत अल्लाह ताला ने नाजिल करके आपको भेजी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वलसौफ़ युअतिका रब्बुका फतरदा, अल्लाह पाक आपको इतना अता फरमाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे। और वो अता करना क्या है कि जब तक एक एक उम्मती नहीं बख्श दिया जाएगा उस वक्त तक आप खुद जन्नत में तशरीफ़ ले जाने के लिए राज़ी नहीं होंगे। तो इस सूरत को तमाम बुजुर्गान दीन औलिया कराम फरमाते हैं डिप्रेशन के लिए, उदासी को दूर करने के लिए कम से कम 7 मरतबा पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह उससे उदासी का मरहला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, शारिक आदिल साहब ने पूछा है, इनकी उम्र 31 साल है और वक्त से पहले इनके बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। ये पूछ रहे हैं कि क्या खिजाब लगाना जायज़ है, क्या सही है? इनकी खुद एतमादी में कमी आती है सफ़ेद बालों को अगर। देखिए, बिल्कुल कलर का लगाना और ख़ासतौर पर यंग एज में लगाना गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए अलाउड है। और बड़े एज के भी अगर जिस तरह इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम अबू हनीफा के शागिर्द फरमाते हैं कि मर्द शौहर अपनी बीवी को चाहता है कि उसको अच्छी नज़र आए, जवान नज़र आए, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि बीवी बाल वगैरह का काले रखे। तो सेम इसी तरह का बीवी की ख्वाहिश है उसका शौहर अच्छा नज़र आए, यंग नज़र आए, तो चाहे वो ओल्ड एज ही क्यों ना हो तो वो अपने सर पर या दाढ़ी पर कलर लगा सकता है। हाँ, जब ओल्ड एज से मतलब ज़रा बड़ी काफ़ी जो है 60 क्रॉस कर जाए तो उसमें ब्लैक को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन ये ब्राउन, डार्क मेहंदी लगा सकते हैं, नहीं कलर भी लगा सकते हैं, सब लगा सकते हैं। फिट रखना बल्कि अच्छा ज़रूरी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए भी आता है कि वो इस तरह कलर इस्तेमाल फरमाया करते थे। उनकी जो बड़ी घनी दाढ़ी थी तो वो ब्लैक लगती थी। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आता है कि हिना और कतम, मेहंदी और कतम एक कलर का होता है कि उन दोनों का मिक्सचर बना के आप अपनी दाढ़ी मुबारक पर इस्तेमाल फरमाया करते थे, तो लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। इमरान साहब और अफीफ़ा इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। जुम्मा मुबारक आपको, बहुत बहुत आपकी इबादतें अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे साथ मुफ्ती इमरान हक किलानी साहब मौजूद हैं और उनकी साहबजादी अफीफ़ा इमरान भी मौजूद हैं। अफीफ़ा, आपसे एक सवाल है, आप ही की उम्र से करीब करीब हमारी कॉलर है, इरम नाम है उनका, 16 साल की उम्र है। कहती हैं तालीम के लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए। मैं अपना साइंस पढ़ रही हैं और कह रही मैं जितनी भी वक्त देती हूँ अपनी तालीम को, मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ अब्जॉर्ब कर पा रही हूँ, और मैं जब भी अपने एग्ज़ाम में या टीचर के सामने पेयर होती हूँ तो लगता है सब कुछ भूल चुकी हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आजकल ऐसा हो गया है कि उसकी एजुकेशन की तरफ से ना दिमाग बढ़ गया, क्योंकि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए जो है एक बहुत प्यारी सूरत है, सूरह अलक की शुरू की 5 आयतें जो हैं वो आप किसी भी वक्त जब आपको सूटेबल हो, नमाज के बाद या जब भी आपको टाइम मिले, वो पढ़ के अपने ऊपर फूंक लें या तो पानी में दम करके पी लें। तो ये दिमाग खोलने के लिए
जिस तरीके से बता रही हैं पढ़ाई में दिल लगाने के लिए और अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए हर लिहाज से बेहतरीन है। और एक दूसरी है या अलीमू, जो हर नमाज के बाद 33 मरतबा कम से कम पढ़ लें तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, दिमाग खुलेगा। जी या अलीमो। और पेपर से पहले भी अगर आपको पेपर से पहले डर लग रहा है, कोई खौफ है एग्ज़ाम में, तो आप उससे पहले जो है ना ये सूरह अलग की 5 आयतें विर्द कर लें मुस्तकिल, और या अलीमो का विर्द रख लें मुस्तकिल, तो पेपर में भी इंशाल्लाह आसानी होगी। करते हैं कि अलग ना सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ जो पहली आयत सूरत है, बहुत सी ख़वातीन को यार लोगों ने नाम नहीं पता होता अलग कौन सी है, तो सूरह अलग वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये 5 आयतें एक बड़ी बेहतरीन। जो अभी अफीफ़ा ने बताया या आलिम हज़रत शाह की मुख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुझे बराह रास्त भी एक दफ़ा फरमाया कि हर नमाज के बाद 33 बार पढ़ा करो, उस वक्त में आलिम बनना था। तो इंशाल्लाह तुम्हारे इल्म में इजाफा होगा, तो माशाल्लाह ये बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है या आलिमो, इसको भी हर नमाज के बाद पढ़ा जाए 33 मरतबा। अच्छा, उससे आपका दिमाग भी खुला और आपको इल्म में पढ़ाई इजाफा होगा। जी हाँ, आसानी हो जाती बिल्कुल है तालीम में। ज़बरदस्त। अच्छा अफीफ़ा, यंगस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ होती है कि शरारत करते हैं तो वो अपनी एक टीम बनाने की कोशिश करते हैं कि यार मैं किसी को प्रैंक कर रहा हूँ तो उसका साथ दूँ, या मतलब किसी को मतलब आपको एक साथ चाहिए होता है दोस्तों का कुछ करने के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत लाइट ले लिया आजकल यंगस्टर्स ने, कि अगर कोई शरारत करें तो उसमें पूरा ग्रुप बनाकर, या कोई अगर ऐसी कोई हरकत करें जिससे कोई तकलीफ पहुंच रही है किसी को, जैसे अगर कहना ही चाहिए कि अगर जैसे हम आजकल आप स्नैचर्स देखें जो मोबाइल चोरी करते हैं, वो भी 2-2 3-3 लोग साथ होते हैं, मतलब एक टीमिंग में होते हैं। मतलब एक तो भैया आप अपना भी वबाल, मतलब अपना वबाल तो आ ही रहा है, फिर जिस चीज़ को आपने अपने साथ शामिल किया ना, उन सब का वबाल आप अपने सर पे ले रहे हो, आखिरत में उन सब के गुनाह का भी अजाब आपके ऊपर ही आएगा। तो एक तो आपका मुआशरा ख़राब हो रहा है इस चीज़ से, आप जितने लोगों को बुराई की तरफ लेकर आ रहे हो, और दूसरी बात है कि आप उनका वबाल भी अपने सर पे ले रहे हो। इस चीज़ का सूरह माइदा में अल्लाह पाक हुक्म फरमाते हैं कि तक़वा और परहेज़गारी के लिए ताउन करो एक दूसरे के साथ, और गुनाह और हर किस्म के जुल्म से एक दूसरे को मतलब अवॉइड करो ताउन करने से एक दूसरे के साथ। और इसमें अल्लाह पाक ने 2 हुक्म दे दिए, नेकी की दावत का और तक़वा उसका, जुल्म से हर किस्म का जुल्म भी आ गया। जुल्म जैसे कि अभी आपने स्नैचिंग बताई, ये भी जुल्म ही तो है, और क्या है। तो इसमें साथ देना और नेकी तो करना, किसी के अगर आपने रास्ते से कंकर भी हटा दिया तो वो भी आपके लिए आखिरत में बख्शिश का बायस बन सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, ये गरीदा साहिबा हैं कराची से, उन्हें पूछे कि उनके घर में उन्होंने एक कुत्ता पाला हुआ है पिछले कोई 6 साल से, और उनके जो वालिदैन हैं वो इस बात की मुखालफत करते हैं, और वो इस बात की मुखालफत करती हैं कि नहीं कुत्ते ने क्या बिगाड़ लेना है। इसके बारे में हमारा मज़हब क्या अहकामात जारी करता है कि अगर क्या कुत्ता पाल? देखिए ब्रीफली मैं बता दूं कि कुरान करीम में हर चीज़ का एक बैलेंस रखा है। एक तो कुरान करीम में सूरह माइदा ही के अंदर गालिबन अहकामात हैं। शिकारी कुत्ता जो होता है उसके लिए, ये चौकीदारी के लिए जो कुत्ता होता है उसके पूरे अहकामात, उसकी ख़रीद फ़रोख्त या रखना वो जायज़ है, जहाँ पे हमें सिक्योरिटी के लिए चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं भाई अल्लाह पे भरोसा नहीं है, कुत्ते पे भरोसा, ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला ने हर मखलूक के कुछ फ़वाइद रखे हैं। जैसे हम बॉडी गार्ड रखते हैं तो वो एक इंसान को मुहाफ़िज़ रखना है, कुत्ता भी अल्लाह पाक ने मुहाफ़िज़ जानवर बनाया कि उसको रखा जा सकता है। बाकी जो लोग कहते हैं कुत्ता नजीस है, हराम है, बिल्कुल अपनी जगह है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा वही में काफ़ी गैप आ गया था, तो हज़रत जिब्रील अमीन से आप उन्होंने फिर वो एक मुलाकात हुई मस्जिद में, तो आपने पूछा कि आप मेरे घर में तशरीफ़ क्यों नहीं ला रहे, तो उन्होंने बताया कि आपके जो चरपाई है, बिस्तर है, उसके नीचे एक छोटा पपी, कोई छोटा बच्चा कुत्ते का वो छुपा हुआ है, इसके लिए मैं घर में नहीं आ पा रहा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर के अंदर वो स्टैचूज़ वगैरह को जानदारों की तस्वीरें हों या कुत्ता हो, हाँ मूर्तियाँ हों, तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मौत का फरिश्ता हर जगह पहुंच जाता है, ये याद रखें। लोग कहते हैं मौत का फरिश्ता भी नहीं आएगा, तो जो अल्लाह पाक ने किरामन कातिबीन रखे पहुंचेंगे, लेकिन रहमत के फरिश्ते जो दुआओं पे आमीन करने के लिए, बरकत के लिए आते हो नहीं आते, ये बात अपनी जगह हकीकत है। अब रही बात ये कुत्ता नजीस होना, वो अपनी जगह, लेकिन असहाब कहफ का कुत्ता था जो जन्नत में भी जाएगा इंशाअल्लाह। कुत्ते की वफादारी भी मशहूर है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आपने रास्ते में देखा कि एक कुतिया ने बच्चे दिए हुए, वो बैठी हुई है, तो पूरा काफ़िला आ रहा, तो आपने एक सहाबी को वहाँ खड़ा कर दिया कि देखो जब तक काफ़िला ना गुजर जाए तुम यहाँ से मत हिलना, कि ऐसा ना हो कि काफ़िला इस पर चढ़ जाए, इसके बच्चे बच्चे मर जाएँ तो उस पर जुल्म हो जाए। तो आपका ये भी हुक्म भी। दूसरा है ये कि आपने फरमाया कि खातून थी जिसने पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी, और एक दफ़ा कुएँ में पानी पीने आई तो देखा कुत्ता भी प्यासा खड़ा था वहाँ पर, तो उसने कुएँ में उतर के उसके लिए पानी निकाला, उसको पिला दिया। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी के तमाम गुनाह माफ़ फरमा के इस कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से उसको बख्श दिया। तो कुत्ते का अपनी जगह एक, यानी वो जो जुल्म करना, जिस तरह अभी आप बता रहे ऑफ कैमरा कि वो कोई, आपने देखा कि कुत्ते को मार रहे हैं, जंजीर से बांध के निशान दे रहे हैं, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। बल्कि मेरे वालिद साहब वाक़या सुनाया करते थे, किसी ने जालिम ने कुत्ते सोते हुए उस पर एक सर पे ईंट दे मारी और कुत्ता बेचारा मर गया,
कुछ वक्त के बाद ऐसा हुआ कि वो शहर में को कत्ल हुआ और ये बेगुनाह उसमें पकड़ा गया। इसने बड़ी रो धो के शिकायत की अल्लाह से, अल्लाह तेरा कैसा इंसाफ है कि मुझे सज़ा मौत सुनाई जा रही है, सज़ा होगी। तब अल्लाह पाक ने रात को ख्वाब में उसको दिखाया कि ये मेरा इंसाफ ऐसा ही है कि जिस वक्त तूने जुल्मन कुत्ते को मारा तो उसने बद्दुआ दी थी कि अल्लाह मैं तो कमज़ोर हूँ, तू मेरा बदला लेना, तो आज उस कुत्ते का बदला मैं तुझसे ले रहा हूँ। तो कोई भी जानवर का जो अगर हराम होना अपनी जगह है कि बर्तन में मुँह डाल दे तो नजीस हो जाता है, शौकिया रखने को उलमा बिल्कुल नापसंद फरमाते हैं। बल्कि एक ये भी आता है कि रोज़ाना एक क़िरात एक अमाउंट है एक बड़ा हैवी कि वो डेली उसमें से कम हो रहा होता है। लेकिन कुत्ते के साथ नेकी करना, उसकी परवरिश से मतलब उसको देखभाल करना, जैसे मेरे खुद घर के सामने गेट के सामने कुछ खुद ब खुद आ गए अटैच्ड हो गए मुझसे, मैंने पाले हुए नहीं, लोग समझते शायद मैंने पाल रखे हैं, लेकिन उनको मैं प्यार करता हूँ, उनको अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ। तो वो इसलिए कि ज़ाहिर है कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि फ़ुरात के किनारे का बकरी का बच्चा भूखा मर जाएगा तो मुझसे क़यामत में पूछ होगी, तो भूखे प्यासे हो गए तो हम खिला देते हैं। और बिल्लियों की तो पूरी एक फ़ौज है मेरे घर पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए जानवर का ख्याल रखना अपनी जगह बरहक है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस रखा जाए, कुत्ते पे भी जुल्म जायज़ नहीं है, उसको घर में शौकिया रखने की बहरहाल उलमा इजाज़त नहीं देते, चौकीदार रखा जाए। बाकी चौकीदारी के लिए गेट के पास रखा हुआ है, खेती बाड़ी के लिए रखा तो वो जायज़ है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। शाह मुनीसा की तरफ चलते हैं। शाह मुनीसा, कहाँ तक पहुँचे हमारे लड्डू? लड्डू बिल्कुल डन है, आप देख सकते हैं हमारे लड्डू बिल्कुल डन हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के नज़र आ रहे हैं इस वक्त। अगर हमारा कैमरा आपको दिखाए तो आ चुका कैमरा। अच्छा, हमने क्या किया था कि मैंने इसके अंदर तकरीबन 2.5 कप मैंने बेसन लिया था, 1 कप मैंने घी लिया था, और घी अगर आपको कम लगे तो आप 1 टेबल स्पून करके थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। भूनने के वक्त, भुनाई के बाद मैंने उसको उतारा, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा ठंडा करा। इसके अंदर मैंने थोड़े से नट्स ऐड करे, इलायची का पाउडर 1 पिंच ऐड करा और उसको दोबारा से ठंडा करा। इतना ठंडा करना है आपको इसको कि आप इसको टच कर सकें, लेकिन बिल्कुल ही ठंडा नहीं कर लेना। उसके बाद मैंने जो चीनी का पाउडर किया था वो इसके अंदर शामिल करा, इसको मिक्स किया और फ़ौरन लड्डू का शेप दे दिया। अच्छा, हमने क्या किया कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो कपकेक लाइनर्स थे, तो मैंने जो है उस पर जो है वो लड्डू को लगा के और किया है कि आप किसी को देना चाहें, किसी के हाथ ख़राब ना हो, आप इजीली उसको सर्व कर सकते हैं। तो आप घर में इस तरीके से बना के और आप जो है अपने मेहमानों को खिलाएं और किसी का ले जा भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शाह मुनीसा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अफीफ़ा, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। मंडे को फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। वीकेंड पे अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।